Hello students, welcome to the fourth lecture of this lecture series on electricity and magnetism for IIT JAM aspirants at this platform of Physics Foundation. I am Lalit Kumar Shukla, and in previous classes we started electrostatics and we have discussed few topics of this part and some problems related to this. So we discussed Coulomb's law, electrostatic field and potential, and Gauss's law. We were discussing application of Gauss's law. In previous class, we talked about if there is an uniformly charged sphere, then what will be the electric field due to this at point outside, at point on the surface, and a point inside it. And we discussed different cases, whether it is a hollow cylinder, a hollow sphere, or something like that. Also, we discussed about the cylindrical shape. If there is a cylinder and there is a charge density, linear charge density lambda, here it was volume charge density rho, and because of that, if you want to know electric field, we discussed that also. And we did a problem based on that. Today, in continuation to this, we want to discuss electric field due to an infinite plane charge sheet. एक चार्ज शीट है जिसका डायमेंशंस हम लोग इनफिनाइट बोल रहे हैं. इसकी वजह से उसके आसपास किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा. तो हम लोग गॉस लॉ वहाँ लगाते हैं जहाँ पे कूलम्ब्स लॉ लगा नहीं सकते, जहाँ पे पॉइंट चार्ज नहीं है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हमको गॉस लॉ में जाना पड़ता है, गॉस लॉ अप्लाई करना पड़ता है. तो हम लोग कहीं पे इस चार्ज शीट की वजह से कुछ आसपास इसके पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ये जानना चाहते हैं. तो हमने क्या कंसीडर किया कि ये प्लेट है, इस पे मान लो हमने कह दिया कि पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव भी मान सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने पॉजिटिव चार्ज मान लिया. तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, दिस विल बी परपेंडिकुलर टू दिस प्लेट. ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड. नाउ अब हम लोग इसके बाद देखें कि इसमें हम लोग क्या क्या डिफाइन करेंगे. यहाँ हमने वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिफाइन किया, यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी डिफाइन किया, तो यहाँ पे हम लोग डिफाइन करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी. हम लोग कोशिश किए हैं कि हर चार्ज डेंसिटी पे बेस्ड कुछ कंसेप्ट को समझा जाए और फिर उस पर कुछ देखा जाए कि कैसे प्रॉब्लम्स पूछे गए हैं. तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से. ठीक है, तो अब हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, ये एक थोड़ा सा ऐसे एक गॉसियन सरफेस कंसीडर किया. गॉस लॉ लगाने के लिए हमको गॉसियन सरफेस कंसीडर करना पड़ता है. तो हमने गॉसियन सरफेस कंसीडर किया. इट इज फॉर्म ऑफ सिलेंडर. लेट अस से दिस इज पॉइंट सी, दिस इज पॉइंट डी, और ये जो पॉइंट्स हैं ये उस सीट के पास ही हैं, और सीट इनफिनाइट चार्ज सीट है, इनफिनाइट प्लेट चार्ज सीट है. तो ये डायमेंशन जो है हम बस दिखाने के लिए बनाए हैं. ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे गॉस लॉ लगाएं तो क्या होगा. गॉस लॉ कहता है सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट डी एस इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज इन द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. अगर हम लोग इसको गॉसियन सरफेस मान लें, गॉसियन सरफेस जो हमने डिफाइन किया वो मान लें, तो फिर इसमें चार्ज इनक्लोज कितना है, तो ये प्लेट का कुछ हिस्सा ले रहा है. अगर हम लोग जान लें कि ये चार्ज इनक्लोज्ड इज इक्वल टू क्या होगा, ये जो इसका एरिया है, दिस टोटल एरिया ए, ऐसा ही कुछ ये यहाँ पे प्लेट का हिस्सा ले रहा है, और उसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें सरफेस चार्ज डेंसिटी से, तो हमको मिल जाएगा इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज्ड है. ठीक है, सो दिस लॉ नाउ सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ओके, नाउ हम अब सरफेस इंटीग्रल अगर निकालना चाहते हैं तो देखें कैसे करेंगे. एक चीज हम लोग इस ये गॉसियन सरफेस हमने कंसीडर किया है, इसको हम लोग तीन हिस्से में बांट सकते हैं. एक ये स्फीयर, एक ये सर्कल,
एक ये सर्कल और ये कर्व्ड एरिया, तीन चीजों में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं. सो व्हाट वी कैन राइट दिस इक्वेशन एज E dot ds for top, E dot ds for bottom, and E dot ds for curved area. This is equal to sigma a by epsilon naught. Okay. Now थोड़ा सा हम लोग जब ये देख रहे हैं E dot ds, तो ये जो ds है इसको हम लोग को वेक्टर फॉर्म में कंसीडर करना पड़ेगा और उसकी डायरेक्शन होगी उसके परपेंडिकुलर. तो जब हम ये डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमको ये दोनों की डायरेक्शन के बीच का रिलेशन भी समझना है. तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. इस सर्किल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो इसके नॉर्मल है, इधर जाएंगे तो इधर है और इधर देखेंगे नीचे से देखेंगे तो इधर है. और ये जो एरिया है इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन भी ऐसे ही होगा. ऐसे ही अगर हम लोग ये वाला एरिया सर्किल ये जो सर्कल देखेंगे इसमें एरिया क्या होगा, ये भी बाहर की तरफ है. और ये जो कर्व्ड है इसका अगर हम लोग एरिया डायरेक्शन देखेंगे तो दिस इज द डायरेक्शन फॉर दिस. सो नाउ लेट अस लुक एट दिस. इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और इस वाले एरिया का डायरेक्शन क्या है, सेम है. यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन और इस एरिया का डायरेक्शन सेम है. यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री है. अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं ई डी एस कॉस थीटा टॉप प्लस ई डॉट डी एस, ई डॉट हट गया अभी, ई डी एस कॉस थीटा बॉटम एंड ई डी एस कॉस थीटा फॉर कर्व्ड, एंड दिस इज इक्वल टू सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट. तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू हो गया 90 डिग्री, जबकि इन दोनों केस के लिए थीटा का वैल्यू हो गया 0 डिग्री. तो cos 0 कितना होता है, इट इज 1, और cos 90 इज 0. So this whole term is going to contribute total flux, that is 0. So now this equation is reduced into EDS cos 0 का वैल्यू 1 हो गया प्लस EDS, यहाँ पे भी cos 0 का वैल्यू 1 हो गया. दिस इज सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट. जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर हम लोग फिगर में जाएं तो ये देखेंगे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एरिया पे डिपेंडेंट नहीं है. दिस इज स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल द पॉइंट्स. सो वी कैन राइट E as a out of it. We can write E ds, यहाँ पे भी E ds इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट. अब ये ds क्या है, एरिया ऑफ दिस. अगर टोटल क्रॉस सेक्शन हम लोग गॉसियन सरफेस का ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, a, ये हो जाएगा ई ए प्लस ई ए इज इक्वल टू सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट. अब टोटल इक्वेशन से हम ए को एलिमिनेट कर दें तो ये हो जाएगा ई 2e इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड देन वी कैन राइट E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. So this is the strength of electric field at any infinitely charged plate, चार्ज शीट कहीं पे है उसके पास किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, E बाई सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, where sigma is the surface charge density, epsilon naught is the permittivity of that. So this is the topic we discussed today, and now as जैसे कि हम लोग पुराने पहले लेक्चर्स में भी कर रहे थे, आज भी हम लोग वैसे ही करेंगे. कुछ टॉपिक और कुछ प्रॉब्लम वो जो पूछी गई है एग्जाम में, और एग्जाम की प्रॉब्लम जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप जानेंगे कि आपकी तैयारी सही डायरेक्शन में जा रही है कि नहीं. इसलिए हम रोज क्लास में
कुछ डिस्कस करते हैं और कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं. So let us do the second part of this lecture. Let us go to the problems. So we are doing application of Gauss law. Let us look at some problems based on Gauss law. Gauss law से क्या क्या प्रॉब्लम पूछे गए हैं. पिछले क्लास में भी हमने कुछ प्रॉब्लम डिस्कस किए जो Gauss law के एप्लीकेशन पे बेस्ड थे. आज हम लोग फिर कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो उसी तरह से हैं और पुराने सालों के एग्जाम में पूछे गए हैं. So let us look at this problem. This problem was asked in JAM 2016. क्या कह रहे हैं? An arbitrary shaped conductor encloses a charge Q and is surrounded by a conducting hollow sphere as shown in the figure. ये क्या है? एक arbitrary shaped conductor है जिसमें चार्ज Q है और ये सराउंडेड है किसके द्वारा? एक हॉलो स्फीयर से. 4 रीजन यहाँ पे मार्क किए गए हैं. रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3 एंड रीजन 4. फिर कह रहा है which one of the following statement is correct. So ये यहाँ पे इसने 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से सिर्फ एक ही सही है, बाकी 3 गलत हैं. हमको पहचानना है कौन सा सही है. तो ये कैसा सवाल है? जैसे कि हम लोग पहले करते आए हैं, लेकिन अगर आप इसके पैटर्न को देखेंगे तो इस पेपर में कुछ सवाल ऐसे भी पूछे जाते हैं जिसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं. तो इस तरह से ही वो सवाल होंगे, दिखने में ऐसे ही होंगे, लेकिन उनमें ये बताया जाएगा पहले इंस्ट्रक्शंस में कि इसमें कई ऑप्शन सही हो सकते हैं. तो उसमें क्या होता है, निगेटिव मार्किंग नहीं होती है और आप अगर सारे सही ऑप्शन मार्क करते हैं तो आपको सारे नंबर मिलते हैं. अगर आप एक भी मिस करते हैं तो फिर आपको कोई नंबर नहीं मिलता. लेकिन ये वैसा सवाल नहीं है. जैसा सवाल हम पढ़ते आए हैं वैसे सवाल है. हम लोग उस तरह के सवाल भी आगे प्रैक्टिस में लाएंगे. तो लुक एट दिस ऑप्शंस. क्या कह रहा है? द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इन रीजन 2, ये है रीजन 2, आर नॉट अफेक्टेड बाय द पोजीशन ऑफ चार्ज Q. चार्ज Q का पोजीशन अगर हम लोग यहाँ इधर उधर लेके जाएं तो कह रहा है कि कुछ अफेक्ट नहीं होगा. दूसरा कह रहा है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर वॉल ऑफ द हॉलो स्फीयर इज यूनिफॉर्म. ये जो इनर वॉल है हॉलो स्फीयर का, यहाँ पे कह रहा है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है अभी हम लोग डिफाइन कर रहे थे वो यूनिफॉर्म है. तीसरा कह रहा है सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द आउटर सरफेस ऑफ स्फीयर is always uniform irrespective of the position of charge Q in region 1. यहाँ जो आउटर सरफेस पे है कह रहा है यहाँ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. इसके बजाय कि चार्ज Q यहाँ कहाँ पे है इससे इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता. ओके. चौथा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन 2 हैज रेडियल सिमेट्री. रीजन 2 में इलेक्ट्रिक फील्ड के सिमेट्री रेडियल सिमेट्री है. इसमें से सिर्फ एक ही सही है. अब इस तरह के सवाल को करने का एक तरीका ये है कि आप सही ऑप्शन को जान गए तो आपको बाकी ऑप्शन से कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं. तो गलत ही होंगे अगर आप सब कुछ नहीं समझ रहे. अगर आप सब कुछ समझ रहे हैं तो आप ये भी जान पाएंगे कि ये सब बाकी जो है वो क्यों गलत है. लेकिन कई बार ऐसा होता है एग्जाम में कि आपको सब कुछ नहीं आता. आप सवाल पढ़ते हैं और सवाल में आपको लगता है कि ये बहुत आसान नहीं है, लेकिन फिर धीरे धीरे करते करते कुछ क्लिक करता है, कुछ समझ में आता है और अगर आप उसको समझ जाते हैं तो आप उस सवाल में आप रिस्क ले सकते हैं. सवाल का जो एग्जाम का जो पैटर्न है ये बहुत मायने रखता है. आप पैटर्न को देखेंगे और पैटर्न के हिसाब से जब प्लानिंग करेंगे तो आपको उसमें एक जगह रहेगी जिसमें आप कुछ रिस्क ले सकते हैं. जैसे आपने 50 नंबर का सवाल पूछा गया था और आपने कहा कि हम कुछ टारगेट करके आए हैं कि इतना सवाल कर लेंगे और आपने देखा कि 30 नंबर तक आप कर पा रहे हैं, बाकी 20 नंबर आप नहीं कर पा रहे हैं, नहीं आपको आता. तो जो नहीं आता है उसमें भी कुछ करने का कोशिश करना चाहिए समय के साथ साथ, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपको 4 ऑप्शन दिए हैं. कोई भी आप एक ऑप्शन अगर मारेंगे, एक भी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो उसके सही होने की संभावना है 33%. एक ऑप्शन आउट ऑफ 4 जो भी है उसकी 33% संभावना है सही होने की. नहीं 25%. 4 ऑप्शन है, अगर 3 होते तो 33 होता, 2 होते तो 50 होता.
तो क्या है कि सही होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जा रही है जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑप्शन घटते जा रहे हैं। तो अगर आप कुछ गलत ऑप्शन मार्क कर सकें तो आप सही सवाल के पास पहुंच सकते हैं। अगर आपने चार में से दो गलत पहचान लिए कि ये दो तो नहीं ही होने हैं, तो फिर आपको उस सवाल को जरूर करना चाहिए, क्योंकि आपके सही होने की प्रोबेबिलिटी है 50%। मान लो आपने ऐसे 5 सवाल किए, तो उसमें से अगर उसी तरह से हम देखें तो मान लो अगर आपके 3 सवाल सही हो गए, 2 गलत हो गए, या 2 सही हो गए 3 गलत हो गए, तभी भी आप ओवरऑल फायदे में रहेंगे। तो मैं थोड़ा सा ये ट्रिक टाइप की बात कर रहा था। इस मेथड को एलिमिनेशन मेथड कहते हैं, और इस मेथड को अप्लाई करके आप अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम से आपको कुछ भी जो एक टेक्निक है, जो प्लानिंग है, आपकी प्लानिंग बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर आप प्लानिंग अपनी अच्छी करेंगे तो आप स्कोर भी अच्छा करेंगे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि इन सब चीज़ों को जानें। तो हम लोगों ने आज थोड़ा सा बात किया है एलिमिनेशन मेथड पर। अगर आप लोग चाहेंगे तो हम एक लेक्चर करेंगे जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें आपकी प्लानिंग में महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे पहले दिन मैंने डिस्कस किया कि सिलेबस क्या है, और पुराने साल के पेपर, और प्रैक्टिस, ये 3 चीज़ें जो हैं, ये पैटर्न है, ये महत्वपूर्ण है। ऐसे ही आज हम लोग कुछ और बात किए कि किस तरह से हम लोग जो जो प्लानिंग कर रहे हैं अटेम्प्ट करने की, 100 नंबर में कितने नंबर का हम अटेम्प्ट करने वाले हैं, क्या हम टारगेट कर रहे हैं, और हम कहाँ पे हैं, वहाँ पे कितना रिस्क ले सकते हैं। रिस्क एनालिसिस ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये साइंटिफिक है। कोई भी इसमें ये कोई ऐसा नहीं कि आप इसको कुछ गलत कर रहे हैं। ये अनफेयर मीन्स नहीं है, ये आपकी समझदारी की बात है। तो आप अगर समझदारी से करेंगे तो आप अपने स्कोर को इम्प्रूव कर लेंगे। तो ये रिस्क है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि सारा कुछ आप रिस्क से कर लें। सारा कुछ रिस्क लेके करेंगे तो नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं कि आप 50 नंबर में आपको कुछ आ ही नहीं रहा है और सारा एलिमिनेशन मेथड लगा के कर लेंगे और आप बहुत अच्छे नंबर पा जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन आपको 30 नंबर का आ रहा है तो आप अपना स्कोर जरूर सोच सकते हैं कि आपको 30 नंबर का आ रहा है। जो 20 नंबर का नहीं आ रहा उसमें से कुछ 5 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर खींच लाएं। ये इस तरह की हेल्प इस तरह के मेथड में हो सकती है। हम लोग अगर आप चाहेंगे तो कुछ एक लेक्चर करेंगे स्पेशल, जिसमें हम इस तरह की बात, इस तरह की स्ट्रेटजीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग इसको देखते हैं। तो इसमें या तो हम सही ऑप्शन जान जाएं कौन सा सही है, या तो हम गलत ऑप्शन को घटा पाए। तो हम तो यहाँ समझाने के लिए कर रहे हैं, इसलिए हम आप सारी बात डिस्कस करेंगे। तो ये जैसे चौथा ऑप्शन देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन 2 हैज रेडियल सिमेट्री। यहाँ पे चार्ज क्यू जो है ये सेंटर पे नहीं है, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और आर्बिट्ररी इसका शेप है। तो ये जो रीजन 2 है यहाँ पे रेडियल सिमेट्री तो होने से रहा, रेडियल सिमेट्री नहीं होगा। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर आप ऐसी स्थिति में है तो अब आपके 33% चांस हैं कोई एक भी मार्क करने के, तो आपके चांस बढ़ गए। दूसरी चीज कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इन रीजन 2 आर नॉट अफेक्टेड बाय द पोजीशन ऑफ चार्ज क्यू। ऐसा कैसे हो सकता है? चार्ज क्यू की पोजीशन पे अफेक्ट क्यों नहीं होगा? चार्ज क्यू की पोजीशन से इसको अफेक्ट होने ही होना है, क्योंकि यहाँ पे ये जो इसका शेप है, चार्ज का पोजीशन है, ये इसके सेंटर में नहीं है और ये स्फेरिकल कैविटी के अंदर रखा हुआ है। तो ये वाला भी होना नहीं है। तो ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, 2 में से एक सही है। अगर आप अभी तक नहीं जान रहे हैं तभी भी आप इनमें से कोई भी एक अगर सेलेक्ट करेंगे तो आपके सही होने की चांस है 50%। लेट अस मूव फर्दर। ये कह रहा है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द आउटर सरफेस ऑफ स्फीयर इज ऑलवेज यूनिफॉर्म। बाहर सरफेस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म है इरेस्पेक्टिव ऑफ पोजीशन ऑफ चार्ज क्यू इन रीजन 1। रीजन 1 में चार्ज क्यू कहाँ है? सॉरी, इससे इसको फर्क नहीं पड़ता। तो ये बात सही लग रही है, क्योंकि जो चार्ज है यहाँ पे कुछ चार्ज इंड्यूस होगा, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि ये चार्ज यहाँ पे है और ये कैसा चार्ज है? ये कैसा कंडक्टर है, तो इसके आउटर सरफेस पे चार्ज इंड्यूस होगा। ऐसे हम लोगों ने एक प्रॉब्लम पहले किया है जिसमें हमको एक चार्ज क्यू रखा हुआ था अंदर स्फेरिकल कैविटी के, और पोटेंशियल हमको निकालना था। तो हमने बताया था कि यहाँ पे कुछ चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, यहाँ पे कुछ चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। ऐसे ही कुछ स्फेरिकल कैविटी का बात होता है। हम लोग इस पे बेस्ड 2
प्रॉब्लम देख चुके हैं। अगले किसी दिन हम इसको एक डिस्कशन का टॉपिक बना के इस पे बात करेंगे कि क्या क्या होता है, इसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। सो दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू डील थिंग्स विद। तो ये कहा कि यहाँ पे जो है स्फेरिकल सरफेस चार्ज डेंसिटी ये यूनिफॉर्म होगा, क्यों क्या वैल्यू कहीं भी हो। तो ये गॉस लॉ में भी आप जानते हैं, अगर हम जब इसको गॉस लॉ से निकालते हैं तो ये चार्ज इनक्लोज कितना है, हम आउटर सरफेस पे जब बात करेंगे तो इसके अंदर कहाँ पे चार्ज है, इससे इसको फर्क नहीं पड़ता। तो ये ऑप्शन सही है। अगर आप इसको पहले पहचान लेते तो फिर ये ऑप्शन अपने आप हट जाते, आपकी जरूरत नहीं थी इनको, आप इनको देखते भी नहीं, इन पे आपके टाइम बच सकते हैं। लेकिन ये आप जब प्रैक्टिस करते करते काफ़ी आगे समझ डेवलप कर लेंगे तब इस तरह की चीज़ कर सकते हैं। शुरुआती स्टेज में भी हमको सारी चीज़ें समझनी है। ये कह रहा है सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर वॉल ऑफ द हॉलो स्फीयर इज यूनिफॉर्म। अंदर के सरफेस में ये कह रहा है यूनिफॉर्म होगा, ये सही नहीं है, ये यूनिफॉर्म नहीं होगा, क्योंकि ये चार्ज की पोजीशन कहाँ है, इसका शेप कैसा है, इस पे भी इसका फर्क पड़ने वाला है अंदर की जब भी हम अंदर की बात करते हैं। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी सही नहीं है, इसमें थर्ड ऑप्शन सही है। तो ये गॉस लॉ पे बेस्ड प्रॉब्लम था, इसकी थोड़ी सी हमको समझ होनी चाहिए। स्फेरिकल केविटी के केस में क्या होता है, हम लोग इस पे बात आगे किसी दिन इसको डिस्कशन का टॉपिक बनाएंगे। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, इसको पढ़िए और देखिए क्या हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। 3 इन्फिनाइट प्लेन सीट्स हैं, इन पे यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है -σ, 2 σ एंड 3 σ, और ये पैरेलल प्लेट रखे हुए हैं XZ प्लेन में। इनकी पोजीशन क्या है, y = a, 3a, 4a, और इस जगह पे y = 2a पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है। थोड़ा सा मैं विजुलाइज करने के लिए आपको ये दिखाता हूँ। तो अगर हम लोग कहें ये x है, ये y है, ये z है, ये y = a है, ये 2a है, ये 3a है, ये 4a है। तो कह रहा है कि a पे एक प्लेट रखी है, किस प्लेन में हुई, XZ प्लेन में। तो हम लोग ऐसे ही बना दे रहे हैं लाइन की तरह, लेकिन ये प्लेट है। 2a पे नहीं है, 3a पे एक प्लेट है जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, 2 σ, और यहाँ है इसकी 3 σ। और इस पॉइंट पे हमको पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। भाई क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा, कोई अगर चार्ज सीट है तो उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन पढ़ा हमने, E = सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाई 2ε0। ठीक है, ये हमने अभी इसको डेराइव किया। ये प्रॉब्लम बेस्ड है इस पे, आपको डेरिवेशन आता है नहीं आता है इससे फर्क नहीं पड़ता, आपको ये फार्मूला अगर आता है तो आप इसको समझ सकते हैं क्या होगा। थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी देखो, ये माइनस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इनवर्ड होगा, मतलब ये इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इस प्लेट की वजह से, इस प्लेट की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी आउटवर्ड होगी, ये भी इधर ही डायरेक्शन जाएगा, और इसकी वजह से भी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होने वाला है, -y। ठीक है, अब हम लोग इसको लिख लेते हैं, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, लेट अस से दिस पॉइंट इज P। क्या होगा इसका वैल्यू, इसका वैल्यू पहले वाले का है -σ/2ε0। फिर डायरेक्शन क्या है, -j, माइनस यहाँ आ गया तो ये j ऐसे होगा। ठीक है, इसकी वजह से डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा, -y की डायरेक्शन में, तो -j लिख लें। ये कितना है, 2 σ/2ε0। ऐसे तीसरे वाले में देखें तो -3 σ/j²2ε0। तीनों को जोड़ दें, सभी j है, j की डायरेक्शन में सब हो गया, -2ε0 कॉमन हो गया, j कॉमन हो गया। अब इनको जोड़ेंगे, 1 σ, 2 σ, 3 σ, तो कितना हो गया, 6 σ। और इसको सिंप्लीफाई कर लें तो हो जाएगा -3 σ/ε0 j²।
देखो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? यस, बी इज द राइट आंसर। -3 एप्सिलॉन नॉट -3 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट जे कैप, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन अगर हम लोग ये फार्मूला नहीं जान रहे हैं तो कितना भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बहुत कुछ सोचेंगे और फंसते रहेंगे। तो आपको एक एक चीज, एक एक कॉन्सेप्ट को समझ लेना है, और अगर आप फार्मूला जान रहे हैं तो फिर इनमें कुछ है नहीं। अब यहाँ पे सोचो कोई एलिमिनेशन मेथड लगाने लगे बिना इस फार्मूला को जाने, तो थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ी सी मुश्किल है। अगर आप फार्मूला नहीं जान रहे हैं, थोड़ा बहुत भूल रहे हैं, कुछ कुछ कर सकते हैं। कभी कभी इंसान भूल जाता है कि ये 2 सिग्मा है या क्या है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एग्जाम जैसे जैसे पास आता है कुछ कन्फ्यूजन हो जाता है, तो तभी भी आप थोड़ा सा कुछ दिमाग लगा के कुछ कुछ कर सकते हैं। लेकिन एलिमिनेशन मेथड बहुत ज़्यादा कारगर नहीं है, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी जगह एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे, ठीक है। तो इसकी एक लिमिटेशन है। तो ये जो रिस्क की बात मैं पिछले सवाल के टाइम कर रहा था, उसकी एक लिमिटेशन है, कुछ टाइम तक ही ये सब काम कर सकता है। बाकी मेन काम है ये आपका कंसेप्चुअल नॉलेज अच्छा हो और आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो, इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। आपका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और प्रैक्टिस, ये दोनों चीज़ अगर बेहतर नहीं है तो आप बाकी जो फैक्टर्स हैं उनका जो इफेक्ट है वो बड़ा कम है। लेकिन कंपटीशन में बहुत कुछ होता है, एक बंदा 2 नंबर ज़्यादा पाके कट ऑफ पास कर जाता है और एक बंदा 1 नंबर कम पाके डिसक्वालीफाई हो जाता है, क्वालिफाई नहीं कर पाता। हालांकि सिर्फ पास कर लेने से कुछ मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे वो एक आपकी एलिजिबिलिटी और इनएलिजिबिलिटी चेक की जा रही है, और वो एक जो लाइन है वो लाइन पे 1 नंबर बहुत मायने रखता है। तो जो छोटे छोटे चीज़ें हैं, अगर आप किसी मेथड से अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं तो जरूर से आपको उसको समझना चाहिए, ठीक है। तो ये सवाल हमने किया, अभी जो हमने जो डिस्कशन किया था, जो कंसेप्चुअल बात की थी, जिस गॉस लॉ का अप्लाई करके हम लोगों ने एक प्लेन शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगाया था, उस पर बेस्ड कैसा प्रॉब्लम पूछा जाता है आप इसको देख सकते हैं, और हम इसको सॉल्व करके दिखाया, ठीक है। तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और 1-2 प्रॉब्लम आज डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम लोग आज का लेक्चर खत्म करेंगे। देखो इसमें क्या कह रहा है, पढ़िए इसको एक बार। ये 2020 में पूछा गया जैम के एग्जाम। क्या पूछा गया है? सिंपल सा प्रॉब्लम है, देखो 3 पॉइंट चार्ज है और इनका चार्ज कितना है, Q है, और ये प्लेस्ड है वर्टिक्स पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल पे। एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा L है, और कह रहा है कि यहाँ पे सारे कोने में एक एक चार्ज रख दिया गया है, हमने पॉइंट चार्ज एक एक रख दिया, Q Q Q, और इसकी भुजाएं हैं L L L। ये सिचुएशन है। क्या पूछ रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा इस कॉन्फ़िगरेशन का। हम लोगों ने ये फार्मूला डिस्कस किया था, लेकिन इस पे कोई सवाल अभी तक डिस्कस नहीं किया था। तो देखेंगे जो चीज़ है कैसे, सिंपल सा बात है। आप इस फार्मूला को अगर जान रहे हैं, क्या होता है फार्मूला, अगर कोई 2 चार्ज हैं तो होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R, और अगर कई सारे चार्ज हैं तो जितने भी पॉसिबल पेयर होते हैं उनको हम लिखते हैं और उसको जोड़ देते हैं, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये सीधे सीधे जुड़ जाती है, ठीक है। तो अब ये फार्मूला अगर आप जान रहे हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कितने पेयर बनेंगे। हमने यहाँ पे बोला कि अगर ये Q1 है, ये Q2 है, इसका बीच का सेपरेशन R है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगा 4πε0 Q1 Q2 बाई R। और तो ये ऐसे ही हम इसके लिए अगर लिखें, क्या होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ये होगा 1/4πε0 Q1 Q2। ये वाला हम 2 के लिए 2 एक पेयर देखें तो क्या है, Q Q बाई L, मीन्स कह सकते हैं इसको, ये क्या हो गया, Q² बाई L। ऐसे ही अगर ये वाला पेयर देखें तभी भी ये इसकी भी वैल्यू होगी Q² बाई L। ऐसे ही इसका पेयर देखें तो ये होगा Q² बाई L। फिर ये क्या हो गया, 3Q²
4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल। कौन सा ऑप्शन सही है? लुक एट दिस थर्ड ऑप्शन, क्या कह रहा है? 3/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई एल। कितना सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, फॉर्मूला बेस्ड है। और देखें आप, अभी इसमें भी थोड़ा एक एनालिसिस करें, जो बाकी पार्ट दिए हैं वो कैसे दिए होते हैं। यू सी दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई एल। यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 गायब कर दिया। सो दिस इज हाउ वी मेक ऑप्शंस। जो ऑप्शन है वो एक जैसे दिखते हैं, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तब आप जानेंगे। तो यहाँ पे ये सब चीज़ भी ऑब्जर्व करनी चाहिए जब हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को समझना है हमको, जो एग्जामिनर है उसके माइंडसेट को भी समझना है, किस तरह के सवाल पूछ रहा है। सवाल फार्मूला बेस्ड है, बट उसमें क्या कंसेप्ट है, क्या चीज़ है, किस लेवल को क्या समझना चाह रहे हैं, क्या जानने का कोशिश हो रहा है, इनकी भी एनालिसिस हम साथ में करते रहें। पुराने साल के पेपर सॉल्व करने का यही पर्पज होता है। ठीक है, तो एवरीबॉडी गॉट दिस। ये हम लोगों ने प्रॉब्लम, ये कंसेप्ट पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया था, और यहाँ पे हम लोगों ने उस पर एक बेस्ड प्रॉब्लम किया। एक प्रॉब्लम ये है, ये वाला प्रॉब्लम हम आपको एक तरह से समझाएंगे, और हम चाहेंगे कि आप इसको देखें और इसका आंसर बताएं। सो दिस इज योर वर्क, होमवर्क कह सकते हैं, दिस इज योर असाइनमेंट। मैं आपको इसको समझाऊंगा कि कैसे आपको सॉल्व करना है, और आप इसको सॉल्व करके बताएंगे क्या है इसका आंसर। ये 2021 में पूछा गया था, उस साल ये एग्जाम कराया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, यानी IISc। IISc में आपको एडमिशन चाहिए तो JEM का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, और ये एग्जाम 2021 में इनने इस इंस्टीट्यूट ने ऑर्गेनाइज कराया था। थोड़ा सा इसको समझ दें, ये जो इस तरह के जो सवाल होते हैं ये 2 तरह के पूछे जाते हैं, कुछ 1 नंबर के होते हैं, कुछ 2 नंबर के होते हैं। तो ये एक 2 नंबर का सवाल है, 2 नंबर में पूछा गया है। इसको हम लोग देखें और समझें कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। गॉस लॉ के एप्लीकेशन पे बेस्ड है। टोटल चार्ज कंटेंट विद इन द क्यूब in which electric field is given by this epsilon naught is permittivity of the free space। ये के क्यूब है, 0 0 0 1 0 0, ये सारी इसमें दी हुई है। एक्सिस का कितना इसका डायमेंशन है, 1 यूनिट का क्यूब है। इसका अगर डायमेंशन कहें तो एक क्यूब 1 यूनिट है, 1 यूनिट लंबा, 1 यूनिट चौड़ा, 1 यूनिट मोटा, ऐसा एक क्यूब है, और उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। पूछ रहा है कि इसके अंदर चार्ज कितना इनक्लोज्ड है, इसमें कितना चार्ज है। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी है, आंसर में एप्सिलॉन नॉट दिया है, मतलब हमको एप्सिलॉन नॉट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, ऐसे ही रखना है इसको। ये आता कहाँ से? गॉस लॉ याद करो आप, क्या कहता है? E.Ts इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज इनक्लोज अगर चाहिए तो क्या चाहिए? एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल E.ds। ऐसे ही हमने जो अभी जब हम लोग ये डराइव कर रहे थे एप्लीकेशन के लिए, हम प्लेट के लिए जब एक गॉसियन सरफेस बनाए थे एक सिलेंडर का, और उसके लिए हम लोग ds 3 के लिए अलग अलग निकाले थे। ऐसे ही यहाँ पे देखें तो कितने फेसेस हैं इसके, एक ये फेस है, एक ये फेस है 2, एक ये फेस है 3, एक ये है 4, और एक ये है 5, और एक ये है 6 फेसेस हैं इसके। और सारे फेस से हमको क्या निकालना है? सरफेस इंटीग्रल, माने फ्लक्स कितना पास हो रहा है हर फेस से, इसको निकालना है, इसमें इसको रखना है, और यहाँ पे वो सारे चार्ज को जब जोड़ देंगे सारे कंट्रीब्यूशन को, तो आपको मिल जाएगा चार्ज इनक्लोज्ड। मैं आपको एक करके भी बताता हूँ। जैसे हम लोग ये वाला ले लें, ये वाला फेस, इसमें क्या x की वैल्यू कितनी है? 1 है। ठीक है, अब हम लोग कहें यहाँ पे, तो ये वाला एरिया कंसीडर कर रहे हैं, तो ये जो ds है वो ये कितना हो गया? अगर हम लोग ds वेक्टर बताएं तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? x कैप, माने i कैप, इसकी डायरेक्शन हो गई i कैप, और ये जो एरिया है ये कितना हो गया? dx dy dz, x तो है नहीं, ये मान लो dy, छोटा सा अगर हम लोग यहाँ पे एरिया कंसीडर करेंगे इसका ds, तो ये आएगा। ठीक है, छोटा सा एरिया कंसीडर। अब हमको जब E.ds निकालना है तो क्या हो जाएगा?
ये ई दिया हुआ है, ds निकालेंगे तो इसमें आई कैप आया है, आई कैप वाला कंपोनेंट ही मल्टीप्लाई होगा। क्या होगा, ई लिख दें के 4x² आई कैप प्लस 3y जे कैप डॉट dy dz आई कैप। अब आई कैप ये वाला जाएगा और ये वाला टर्म का कुछ बचेगा नहीं, तो ये हो गया के 4x² dy dz। x का वैल्यू कितना है, 1 है, तो ये वैल्यू और क्या हो गया 4k dy dz। अब हमको इसके लिए फ्लक्स निकालना हो तो क्या होगा, E डॉट ds यानी 4k इंटीग्रल dy इंटीग्रल dz। इसकी लिमिट क्या होगी, यहाँ पे देख लें, ये 1 ये 1 ये 1, तो ये हो गया 0 to 1 0 to 1। इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे तो आएगी 4k। मतलब इस सरफेस से पास होना फ्लक्स कितना है, नॉर्मल फ्लक्स 4k। ऐसे ही हमको सबके लिए निकालना है और फिर उसको ऐड करना है और फिर इस फार्मूला में रख देंगे इसकी वैल्यू, तो हमको मिल जाएगा टोटल चार्ज इनक्लोज इन दिस। तो आप लोग इसको सॉल्व करेंगे और बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही है। कमेंट में ज़रूर से बताइएगा कि आपका क्या आंसर आ रहा है, तो हमको इससे यह पता चलेगा कि आप लोग जो देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, उससे क्या सवाल सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं, मिलेंगे अगले लेक्चर में कुछ नए कॉन्सेप्ट, कुछ नए सवालों के साथ। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी, हैव ए नाइस डे।